अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे ग्रेगर मेंडल के लॉज। जॉर्ज ग्रेगर मेंडल ने हमारे पास बायोलॉजी में दो लॉज दिए हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आज हम देखेंगे मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। स्टार्ट करते हैं। मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस जो दो हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को आज हम देखेंगे। जॉर्ज ग्रेगर मेंडल 1822 में पैदा हुआ और इसकी डेथ होती है 1884 में। ये एक प्रीस्ट था। प्रीस्ट मतलब ईसाइयों का मजहबी रहनुमा, और इसने अपने चर्च के गार्डन में बहुत सारी रिसर्चेस की मटर के पौधों पर। He researched for 11 years। इसने 11 साल रिसर्च की 1854 से 1865 तक, और इसने सर्च किया गार्डन पी यानी मटर के पौधों पर, जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सैटिवम। इसने पाइसम सैटिवम यानी गार्डन पी को ही क्यों चूज किया रिसर्च के लिए, उसकी कुछ वजह हैं। वो वजह हैं गार्डन पी की ट्रेड्स, इसकी खुसूसियात। वो क्या खुसूसियात हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं, पेपर में पूछी जाती हैं। नंबर 1, इजी टू कल्टीवेट। ये एक छोटा पौधा था, गार्डन में आसानी से उगाया जा सकता था इसलिए। नंबर 2, ये हर्मेफ्रोडाइट था, मतलब इसके फूलों में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं एक ही फूल के अंदर मौजूद थे। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम मोनोइशियस भी बोलते हैं। द ऑर्गेनिज्म दैट हैव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन द सेम इंडिविजुअल। थर्ड बात है, ये पौधा सेल्फ फर्टिलाइजेशन करता था। सेल्फ फर्टिलाइजेशन पॉसिबल थी, एक पौधे को किसी दूसरे से फर्टिलाइजेशन करने की जरूरत नहीं थी। एज वेल ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी करता था। दोनों पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं। नंबर 5, जनरेशन गैप इज शॉर्ट। मटर के पौधे की उम्र बहुत कम होती है, बड़ी जल्दी हम इससे नए पौधे उगा सकते हैं। और इससे मिलती जुलती बात है रिप्रोडक्शन रेट इज हाई। जब जनरेशन गैप कम होता है तो ऑटोमेटिकली रिप्रोडक्शन रेट जो है ऑर्गेनिज्म का वो बढ़ जाता है। नंबर 7 कंट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ ट्रेड्स। 7 मुख्तलिफ जोड़े मौजूद थे खसूसियात के इसके अंदर। यहां पर पॉइंट का नंबर भी 7 है और आगे भी 7 लिखा हुआ है। 7 कंट्रास्टिंग पेयर यानी 7 खसूसियात के जोड़े एक ही पौधे के अंदर मौजूद थे। ऑल ट्रेड्स आर शार्पली डिस्टिंक्ट, और जितने भी ट्रेड्स थे ये 7 के 7 ये शार्पली डिस्टिंक्ट थे, यानी एक दूसरे से बिल्कुल अलहदा, विजिबल, आम नजर आने वाले। ईच ट्रेड हैज 2 क्लियर फॉर्म। हर ट्रेड की 2 क्लियर फॉर्म थी। फॉर एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल मैंने लिखी है कि सीड कलर की अगर बात करें तो मटर के पौधों में सीड का कलर या क्लियरली ग्रीन था या क्लियरली हमारे पास कलर की बात नहीं, यहाँ पर हमें शेप की बात करनी चाहिए। कलर भी है लेकिन मैंने नीचे शेप की बात की तो हम यहाँ पर लिखेंगे शेप। सीड की जो शेप है वो 2 डिस्टिंक्ट शेप्स हैं, राउंड एंड रिंकल्ड। इसी तरीके से सीड का कलर भी है ग्रीन, येलो, और उसके बाद पौधे की हाइट, और इस तरह टोटल 7 ट्रेड्स थे जो आपस में एक दूसरे से बिल्कुल डिस्टिंक्ट थे, और हर ट्रेड की 2 क्लियर कट फॉर्म्स थी जो आसानी से नजर आ सकती थी। इन बातों की बिना पर उसने जो है मटर के पौधे को चूज किया रिसर्च के लिए। अब शुरू करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का पहला एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है सबसे पहले, एट फर्स्ट ही एस्टैब्लिश्ड ट्रू ब्रीडिंग लाइंस। उसने ट्रू ब्रीडिंग लाइंस एस्टैब्लिश की, यानी जो कलेक्शन थी उसके पास मटर के पौधों की, वो उनको सेल्फ फर्टिलाइज करवाता गया। उसने एक पौधों को पकड़ा और सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाता गया। जब उसने देखा कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये सारे पौधे राउंड बीज ही पैदा कर रहे हैं, तो उसने कहा अब ये ट्रू ब्रीडिंग लाइन है, इसके अंदर किसी चीज़ की मिक्सिंग नहीं है, ये सारे पौधे जनरेशन आफ्टर जनरेशन राउंड सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो एक ट्रू ब्रीडिंग लाइन जो है एस्टैब्लिश हो गई। एज वेल इसने दूसरी जगह पर एक पौधों की कलेक्शन ली, जनरेशन आफ्टर जनरेशन उनको जो है करवाया क्रॉस, और जब उसने जनरेशन आफ्टर जनरेशन देखा कि सभी पौधे
जो है रिंकल्ड सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एक दूसरी जो है ट्रू लाइन हमारे पास स्टैब्लिश हो गई रिंकल्ड की। तो दो लाइंस हमारे पास डिस्टिंक्ट हो गई, एक राउंड सीड पैदा करने वाले पौधे, प्योर राउंड सीड पैदा करने वाले, और दूसरे हमारे पास आए रिंकल्ड सीड प्रोड्यूस करने वाले पौधे। ये हो गई जी ट्रू ब्रीडिंग लाइंस स्टैब्लिश होगी। आगे डेफिनेशन है, ट्रू ब्रीडर ऐसा पौधा होता है, ट्रू ब्रीडर्स अपॉन सेल्फ फर्टिलाइजेशन, जब ट्रू ब्रीडर्स की सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाएं, गिव ऑस्प्रिंग आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, वो ऐसी औलाद पैदा करते हैं जो बिल्कुल अपने पेरेंट्स से आइडेंटिकल हो, यानी सारे राउंड जो ट्रू ब्रीडर होंगे वो जितनी भी क्रॉस करवा लें उनकी सब ऑस्प्रिंग्स जो हैं वो राउंड ही होंगी। इनको हम दूसरे लफ्जों में कहेंगे होमोजाइगस। क्रॉस 1 उसने करवाया, ट्रू ब्रीडर राउंड लिया, और यहां पर ट्रू ब्रीडर रिंकल सीडेड प्लांट उसने लिया, दोनों प्लांट्स को उसने करवा दिया क्रॉस। क्रॉस में रिजल्ट ये निकला कि जो F1 थी फैलिलियल 1 पहली जनरेशन, वो सारी की सारी ने राउंड सीड प्रोड्यूस किए, 100% राउंड, यानी राउंड वाला ट्रेट आया और रिंकल्ड एक भी पौधा पैदा नहीं हुआ। ये थी पेरेंट 1, पहले पेरेंट जो उसने क्रॉस में यूज किए, और पहले पेरेंट से बनने वाली पहली नस्ल को उसने कहा F1 फैलिलियल 1। फैलिलियल 1 सारी की सारी क्या है, राउंड सीडेड है। उसने ये कंक्लूड किया कि चूंकि गोल होने की खसूसियत ने ओवरकम कर लिया रिंकल्ड होने को, राउंड सीडेड प्लांट्स ने जो ये इनका ट्रेट है राउंड सीड प्रोड्यूस करने का, उसने मास्क कर लिया रिंकल्ड को और राउंड डोमिनेंट हो गया। ही स्टेटेड राउंड ट्रेट एज डोमिनेंट, उसने कहा बीज का गोल होना डोमिनेंट है, एंड रिंकल्ड एज रिसेसिव, और रिंकल्ड होना रिसेसिव है बिकॉज राउंड मास्क्ड द रिंकल्ड एक्सप्रेशन, राउंड वाली खसूसियत ने ढांप लिया, ख़त्म कर दिया, छुपा लिया रिंकल्ड वाली खसूसियत को। तो यहाँ पर डोमिनेंट और रिसेसिव उसने क्लियर कर दिया कि राउंड खसूसियत जो है वो डोमिनेंट है और रिंकल्ड वाली रिसेसिव है। नेक्स्ट उसने क्रॉस 2 करवाया, ही सेल्फ फर्टिलाइज्ड F1, उसने फैलिलियल 1 को जो है उसने सेल्फ फर्टिलाइज कर दिया। ये फैलिलियल 1 है जो यहाँ पर उसके पास आबादी आई पौधों की, इसने इन्हीं पौधों को सेल्फ फर्टिलाइज कर दिया। दोनों पौधे इसी फैमिली से उसने लिए, फैलिलियल 1 से, इसी जनरेशन से दोनों पौधों को उसने क्रॉस किया। हम इन पौधों के गैमीट्स को सेपरेट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेल है, ये फीमेल है, या एक ही पौधे में 2 सेक्सेस हैं, ये 2 तरह के गैमीट्स बना सकते हैं, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r। जब कैपिटल R वाला गैमीट कैपिटल R वाले गैमीट से मिलता है तो कॉम्बिनेशन बनता है कैपिटल R, और जब ये वाला गैमीट स्मॉल r वाले गैमीट से मिलता है तो कैपिटल और स्मॉल r, और सेम ऐसे ही यहाँ से कैपिटल R, यहाँ से स्मॉल r, और इन दोनों में यहाँ से स्मॉल r। अब ये जब जनरेशन आई उसके पास, अब ये F1 का सेल्फ क्रॉस है, और जो दूसरी जनरेशन आई उसने उसे कहा फैलिलियल 2, यानी दूसरी नस्ल। फैलिलियल 2 में ऑब्जर्वेशंस ये थी कि फिनोटिपिकली 4 में से 3 हिस्से राउंड सीडेड थे और 4 में से 1 हिस्सा रिंकल्ड सीडेड प्लांट का आ गया। ये ऑब्जर्वेशन थोड़ी जो है अनएक्सपेक्टेड है। हमने राउंड और रिंकल्ड का क्रॉस करवाया, राउंड डोमिनेंट हो गया फिनोटिपिकली, बट अब तो दोनों ही फिनोटिपिकली राउंड थे ना, तो उसके दरमियान से रिंकल्ड कहां से आया? दिस वन वाज द थिंग। यही पॉइंट है। उसने कहा कि जो चीजें इनकी खसूसियात को इनके अंदर कंट्रोल कर रही हैं, राउंड में थी और रिंकल्ड में थी। राउंड यहां पर डोमिनेंट हो गया, लेकिन उसके अंदर अभी वो चीजें मौजूद थी जो रिंकल्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और वो जाके यहां पर दोबारा रीअपीयर हो गई, दोबारा एक्सप्रेस हुई सेकंड जनरेशन में। यही चीज प्रूफ करती है कि सेग्रीगेशन होती है।
वो चीज़ें जो खसूसियात को कंट्रोल करती हैं जानवरों के अंदर, जब मियोसिस होने लगती है, जब गैमेटोजेनेसिस होने लगती है, जब स्पर्म्स और एग्स बनते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स बनते हैं, तब क्या होता है कि वो खसूसियात को कंट्रोल करने वाली जो चीज़ें हैं जिनको ग्रेगर मेंडल ने एलिमेंटीन कहा, वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं और बाद में फिर वो शफल होकर रीअरेंज होती हैं। तो यहाँ से प्रूव हुआ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बहरहाल अब ये फिनोटिपिकली हमारे पास 3/4 जो राउंड थे और 1/4 क्या थे, रिंकल्ड सीडेड प्लांट्स थे। He repeated this experiment for all 7 traits separately. उसने सिर्फ सीड की शेप को ही लेकर नहीं बल्कि सभी 7 ट्रेड्स को लेकर उसने इन्हीं तजर्बात दोनों क्रॉसेस को दोहराया और सेम ही रिजल्ट्स आए। और ऐसा क्रॉस जिसके अंदर सिर्फ हम एक बार में एक ट्रेड को स्टडी करें, एक ट्रेड को डिस्कस करें, हम उसको कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो इसके 7 के 7 जो ट्रेड्स थे इसने सेपरेटली स्टडी किए, सेपरेटली डिस्कस किए, तो हम उनको कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस। एट द लास्ट उसने F2 के फर्दर जो है क्रॉसेस किए। यहां पर हमारे पास ही देन परफॉर्म क्रॉसेस बिटवीन F2 फैलिनियल 2 के आपस में उसने क्रॉसेस किए और कंक्लूडेड दैट, उसका नतीजा ये था कि ये जो हमारे पास राउंड आए हैं 3/4, 4 में से 3 हिस्सा, इन तीनों में से जो एक हिस्सा था राउंड का, उसके जब उसने फर्दर सेल्फ क्रॉस करवाए तो उन्होंने सिर्फ पैदा किए राउंड। जब उन्होंने राउंड ही पैदा किए जनरेशन आफ्टर जनरेशन, तो उसने कंक्लूड किया कि भाई ये जो 3 हिस्से राउंड हैं, इन तीनों में से एक हिस्सा जो राउंड का है वो ट्रू ब्रीडिंग है, क्योंकि वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन सिर्फ राउंड ही प्रोड्यूस कर रहा है, वो होमोजाइगस है। यहाँ पर आकर प्रूफ हो गया कि 1/3 जो राउंड है वो ट्रू ब्रीडर्स हैं, होमोजाइगस हैं। और दूसरा उसका कंक्लूजन, जो बाकी बचने वाले 2 हिस्से थे 3 में से राउंड्स के, जो कि ये हैं, देखिए यहां पर जो 1/3 है राउंड्स का, जो राउंड प्रोड्यूस करता है ओनली, वो ये वाला है, ये ट्रू ब्रीडर राउंड है जो हमेशा जनरेशन आफ्टर जनरेशन राउंड सीड ही प्रोड्यूस करेगा। और ये जो 2/3 है, 3 में से 2 हिस्से, वो ये दोनों हैं, इन्होंने दोनों प्रोड्यूस किए, राउंड भी और रिंकल्ड सीडेड प्लांट भी। तो ये होमोजाइगस ना हुए, ये हैं हेटेरोजाइगस। और थर्ड कंक्लूजन उसका, ऑल रिंकल्ड प्रोड्यूस्ड रिंकल्ड ओनली, जो रिंकल्ड थे सभी के सभी, उन्होंने जनरेशन आफ्टर जनरेशन सिर्फ रिंकल्ड ही प्रोड्यूस किए। मतलब रिंकल्ड सीडेड प्लांट जो थे वो भी क्या थे, होमोजाइगस थे और ट्रू ब्रीडर थे। मैंने फिर दोबारा कंक्लूजन यहाँ पर लिख दिया कि जो पहली बात का कंक्लूजन है कि 1/3 जो है राउंड्स के, वो राउंड ही ओनली प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए वो ट्रू ब्रीडर हैं, होमोजाइगस हैं, सेम अलील्स कंटेन करते हैं। और दूसरे नंबर पर जो 2/3 ऑफ राउंड्स थे, उन्होंने राउंड और रिंकल्ड दोनों प्रोड्यूस किए, तो वो नॉट ट्रू ब्रीडर्स, वो ट्रू ब्रीडर्स नहीं थे, उनमें अलील्स डिफरेंट थी और वो हेटेरोजाइगस थे। एंड द लास्ट वन, रिंकल्ड सिर्फ रिंकल्ड ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो रिंकल्ड भी ट्रू ब्रीडर्स हैं और होमोजाइगस ही हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम देखेंगे द सेकंड लॉ ऑफ ग्रेगर जॉन मेंडल, जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।